तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अकाउंट सब लोगों ने बना लिया गूगल क्लाउड के ऊपर? कोई ऐसा है जिसका अकाउंट नहीं बना अभी? विवेक, आपकी आवाज कट रही है। हाँ, माइक में आओ। क्या प्रॉब्लम आई है? जो प्रॉब्लम आ रही है ना उसका फोटो लेके मेरे को भेजो, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, ग्रुप में डाला है, ठीक है फिर। क्या दिक्कत आ रही है, एरर क्या आ रहा है? हाँ, विपिन विपिन की बात सुनो, विपिन की बात सुनो। बोलो विपिन, बोलो। अच्छा। अच्छा। आपका बैंक से रिलेटेड इशू है, आपका जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो, है ना, तो उसमें इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शन इनेबल नहीं होगा। एक बार बैंक में बात कर लेना, या फिर बैंक में अगर आप बात करोगे तो बैंक वाले आपको बताएंगे कि आप अपना ऑनलाइन पोर्टल पे जब जाओगे इंटरनेट का, तो वहां से इनेबल करने का ऑप्शन आता है, वो निलबिल करना पड़ेगा। कई बार मेरे साथ भी ये इशू क्रिएट हुआ था। अच्छा, व्हाट्सएप में भेजो, मैं चेक कर लूँ। ठीक है, फिर देख लूंगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और किसी को कोई इशू है? बोलो नमन। फर्स्ट ही समझो, दो क्लासेस जो हमारी हुई हैं वो इंट्रोडक्शन लेवल की हुई हैं। आज से हम लोग लैब स्टार्ट करेंगे, जो दो क्लासेस हुई हैं उनकी वीडियो आपको मिल जाएंगी रिवाइज करने के लिए। ठीक है। और किसी को कोई इशू है?
दीपक, आपका जो इश्यू है उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, क्लास के बाद। अच्छा, बिलिंग नहीं हुआ आपका ना? चलो कोई नहीं, हो जाएगा। नेक्स्ट कोई? हम्म। AWS से बेटर है स्टडी मटेरियल आपका गूगल में। हाँ, यहाँ पे और भी बेटर आपको मटेरियल मिलेगा। सारा मटेरियल कैसे, सारा मटेरियल कैसे फॉलो करना है, सारा कुछ मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। ठीक है, चलो फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शाहरुख खान आप हो या नहीं हो? हो ना? ठीक है, चलो। तो आज हम लोग लैब स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला लैब लैब हमारा ये होगा कि VM हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला लैब हमारा ये, देखते हैं हम लोग यहाँ पे VM क्रिएट करते हैं। और सबसे पहले तो ये समझते हैं कि VM क्रिएट करने की नीड क्यों पड़ेगी। तो देखो, हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि कोई भी इंडस्ट्री को सिर्फ इस चीजों से मतलब होता है अपने बिजनेस को, ठीक है ना। अब उस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग वेबसाइट पे अपना बिजनेस करते हैं। सब लोग अपना बिजनेस वेबसाइट पे कर रहे हैं, मार्केटिंग वेबसाइट पे हो रही है। तो वेबसाइट डिप्लॉयमेंट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। तो पहले क्या होता था, जब क्लाउड नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हम लोग अपनी एप्लीकेशन को लाइव करने के लिए अगर सोचते थे, तो डेवलपर से तो हम लोग अपनी एप्लीकेशन राइट करा लेते थे, लेकिन उसकी होस्टिंग या नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है, नेक्स्ट वाला प्रोसेस, वो करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल करते थे? हार्डवेयर पे। तो हार्डवेयर चाहिए था, तो हम लोग मार्केट से हार्डवेयर बाय करते थे, फिर उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे, उसकी हार्डनिंग करते थे, पूरी सिक्योरिटी लगाते थे, और फिर जाके अपनी एप्लीकेशन उसमें होस्ट करते थे, रन करते थे, फिर उसको लाइव करते थे DNS के साथ बाइंड करके। तो ये सारा प्रोसेस करने में कम से कम, अगर आप देखो तो 1 वीक तो लग ही जाता था। क्या? स्क्रीन, अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, करता हूँ अभी ना। तो ये सारा प्रोसेस करने में कम से कम 1 वीक लग जाता था, कम से कम, ठीक है। लेकिन जब हम लोग क्लाउड में आए तो ये सारा काम आप क्लाउड में विद इन अ मिनट्स कर लेते हो। तो यही चीज हम लोग देखेंगे कि क्लाउड में हम, गूगल क्लाउड में आके कैसे VM को क्रिएट करते हैं, VM क्रिएट करके उसे एक्सेस कैसे करते हैं, उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन कैसे रन करते हैं, डोमेन के साथ कैसे बाइंड करते हैं, और ये सारा प्रोसेस कितने टाइम पीरियड में ओवर हो जाता है, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं अपना गूगल क्लाउड का अकाउंट पहले लॉग इन कर लेता हूँ। और VM बनाते टाइम जितने भी ऑप्शंस हमारे पास आएंगे ना, सारे ऑप्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब दिख रहा है आप सबको स्क्रीन? दिखाई दे रहा है ना? चलो, तो सबसे पहले मेजर पॉइंट आप ये समझो, जैसे ही आप अकाउंट को साइन अप करते हो, अकाउंट को साइन अप करने के बाद यहाँ पर आपको ना माई फर्स्ट प्रोजेक्ट नजर आएगा, ठीक है। ये माई फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको बनाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप बन जाता है जैसे आप अकाउंट को लॉगिन करते हो। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर हम लोग इस तरीके से काम नहीं करेंगे माई फर्स्ट प्रोजेक्ट में। वहां पर तो आपको सीधे ऑर्डर दिया जाएगा कि आप अपना प्रोजेक्ट खुद बनाएं। तो आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे देखो बोलता है न्यू प्रोजेक्ट। अब ये न्यू प्रोजेक्ट हम लोग अभी नहीं बनाएंगे, हम लोगों का जब आगे टॉपिक आएगा ऑर्गेनाइजेशन का, IEM का, वहां पे भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, आर्किटेक्चर पूरा अकाउंट का। अभी सिर्फ इतना समझो कि इंटरव्यू में कई बार लोग पूछ लेते हैं ना, ऐसा पूछ लेते हैं कि जैसे आप AWS में अकाउंट क्रिएट करते हो, एक AWS में अकाउंट क्रिएट किया आपने, और आपने सीधे रिसोर्सेज बनाना स्टार्ट कर दिया, लैब करना स्टार्ट कर दिया, वहां पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप प्रोजेक्ट बनाओ ही बनाओ, है ना। बट गूगल क्लाउड के केस में क्या है कि प्रोजेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो कई बार इंटरव्यू में ऐसे घुमा के पूछते हैं कि मेरे पास ना गूगल क्लाउड में प्रोजेक्ट है ही नहीं, और क्या मैं कोई रिसोर्सेज बना सकता हूँ, ऐसे पूछते हैं। तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको सीधे बोलना नहीं सर, प्रोजेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो डिफॉल्ट में बना देता है, आप उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो देखो यहाँ पे मेरा माई फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी यहाँ पे मुझे कोई टेंशन लेनी नहीं है। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखो सारे रिसोर्सेस यहाँ से आप देख सकते हैं, नेटवर्किंग की सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, कई सर्विसेज जो होती हैं, है ना, ये पिन आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप लोग वही सर्विसेज मिलती हैं जो बाय डिफॉल्ट इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी हैं। कई ऐसी सर्विस होती हैं जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती हैं, ठीक है ना, वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, और सर्च करने के बाद फिर आप पिन अप कर लोगे तो वो चीजें यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी। ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी वीएम क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखो कंप्यूट इंजन में आओ। कंप्यूट इंजन में देखो इतनी सारी चीजें आती हैं। कंप्यूट इंजन की टॉपिक अगर डिस्कस करें हम पूरी तरीके से तो इतनी सारी चीजें आएंगी कंप्यूट इंजन के अंदर। वीएम इंस्टेंस, इंस्टेंस टेम्पलेट, सोल टेनेंट नोड्स, मशीन इमेज, ये सारी चीजें देखो, कमिट यूज डिस्काउंट, सारी चीजें आएंगी। ये सारी चीजें हमें डिस्कस भी करेंगे हम लोग। आप लोगों को वीएम बनाना है, आप वीएम डायरेक्टली यहाँ पे सर्च बार में आए सर्च कर सकते हैं वीएम करके। ये देखो वीएम इंस्टेंस, कहीं से भी जा सकते हैं, नंबर ऑफ वे है यहाँ। तो यहाँ पे मैं वीएम इंस्टेंस में क्लिक किया, अब मैं जा रहा हूँ वीएम बनाने यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो क्रिएट इंस्टेंस बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्रिएट इंस्टेंस। एक मिनट होल्ड करना, सॉरी। तो देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है क्रिएट इंस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्रिएट इंस्टेंस में क्लिक किया। जैसे ही क्रिएट इंस्टेंस में क्लिक किया तो यहाँ पर देखो आपसे बोल रहा है इंस्टेंस का नाम बताओ, इंस्टेंस का नाम क्या रखना चाहते हो, ठीक है ना। तो इंस्टेंस का नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंस्टेंस का नाम इन लोगों ने क्या उठाया, इंस्टेंस वन। आप जब इंडस्ट्री में काम करेंगे, इंडस्ट्री में जब आप गूगल क्लाउड में जाएंगे तो आपके जो भी सीनियर होंगे वो आपको साफ साफ ऑर्डर देंगे कि इंस्टेंस का नाम पर्टिकुलर ये होना चाहिए। तो आप लोगों को मेल पे जो मिलेगा, ठीक है, मेल पे मिले, टिकट में मिले, वही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर देखो लेबल आ रहा है, ठीक है। लेबल क्या होता है, काइंड ऑफ टैग होता है ना। AWS में भी हम लोग इंस्टेंस जब बनाते थे तो वहां पे हम लोग भी टैग सेट करते थे। टैग काइंड ऑफ ऐसा होता है कि आपने अगर फिजिकल डेटा सेंटर में भी काम किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि नंबर ऑफ सर्वर होते हैं ना रैक में। तो आप जब डेटा सेंटर के अंदर जाते हो तो आप सर्वर पहचान नहीं पाते हो कि कौन सा सर्वर, कौन सा DHCP सर्वर है, कौन सा अपाचे है, कौन सा LDAP है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा टैग लगा देते हैं, चिट लगा देते हैं, तो उसमें लिख देते हैं, तो उससे पहचान में आ जाती है। डेटा सेंटर के अंदर आप जाएंगे तो केबल में भी चिट लगी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है जब आप गूगल क्लाउड में वीएम बनाएंगे तो गूगल क्लाउड में कोई एक पर्टिकुलर वीएम तो होगी नहीं, नंबर ऑफ वीएम होंगी। हो सकती है कोई बड़े प्रोजेक्ट है तो 1000 वीएम हो, 2000 वीएम हो, है ना। अब 2000 वीएम में कुछ वीएम डेवलपमेंट की होंगी, कुछ प्रोडक्शन की होंगी, कुछ टेस्टिंग की होंगी। तो कैसे फिल्टर करोगे कौन सा डेवलपमेंट है कौन सा टेस्टिंग है। तो कहा जाता है लेबल सेट कर दो। तो ऐसे आप ऐड लेबल कर सकते हो ना, डिपार्टमेंट डाल सकते हो, नंबर ऑफ कीवर्ड यहाँ पे होते हैं। तो मैंने सिर्फ डिपार्टमेंट डाल दिया, डेव, ठीक है। तो अब देखो ऐसा लेबल आप हर एक सर्विसेज में लेबल सेट कर सकते हो, हर एक रिसोर्सेस में। कई बार क्या होता है कि मैं डेवलपमेंट टीम के लिए स्टोरेज भी बना रहा हूँ, VPC भी बना रहा हूँ, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज भी बना रहा हूँ यहाँ पर, VM भी बना रहा, लोड बैलेंसर भी बना रहा। तो मैंने किया क्या, यहाँ पर क्या किया, जब मैं VM बनाया तो VM में डाल दिया, की डाल दिया डिपार्टमेंट, वैल्यू में डेवलपमेंट डाल दिया। स्टोरेज बनाया तो वहां पे भी लेबल पे गया, की में डाल दिया डिपार्टमेंट और वैल्यू में डाल दिया डेवलपमेंट। VPC में भी ऐसे ही किया। तो कल को मैं लेबल के बेस में ना पूरी चीजें फिल्टर कर सकता हूँ कि डेवलपमेंट लेबल डालूंगा, डेवलपमेंट वैल्यू डालूंगा और बोलूंगा इस लेबल की से रिलेटेड जितनी है पूरी रिसोर्सेस ला दो, पूरा लाके दे देगा। तो ये बहुत बड़ा यूज केस है, इससे आप बिलिंग भी फिल्टर कर लेते हो, ठीक है ना। तो ऐसे आप लेबल सेट कर लिया, और भी नंबर ऑफ लेबल आप किसका क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है, बता रहा हूँ।
देखो क्या होता है। ये आपका मान लो आपकी कंपनी का फिजिकल डेटा सेंटर है, ठीक है ना। इस डेटा सेंटर के अंदर ये वीएम है, ठीक है। नंबर ऑफ वीएम है मान लो। यहाँ पे लोड बैलेंसर भी है, स्टोरेज भी है, हर एक चीज है, ठीक है। अब इस डेटा सेंटर के अंदर डेवलपमेंट के भी वीएम है, डेवलपमेंट के भी स्टोरेज है, डेवलपमेंट के भी नेटवर्क है, ऐसे टेस्टिंग के भी हैं और प्रोडक्शन के भी हैं। कैसे फिल्टर करोगे आपकी कौन से टेस्टिंग के हैं, कौन से नेटवर्क के, कौन से डेवलपमेंट के हैं, कौन से प्रोडक्शन के, कैसे फिल्टर करोगे? आप परेशान हो जाओगे ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हर जो डेवलपमेंट के सर्वर होंगे उसमें डेवलपमेंट का चिट लगा देंगे, जो डेवलपमेंट के नेटवर्क होंगे उसमें डेवलपमेंट का चिट लगा देंगे। तो जैसे फिल्टर करने में आपको दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही जब आप गूगल क्लाउड में आते हो, तो जब आप रिसोर्सेज बनाते हो, ठीक है ना, तो आप रिसोर्सेज बना रहे हो। मान लो आपने 500 वीएम बनाया, 500 वीएम बनाया और आपने 500 स्टोरेज क्रिएट की, ठीक है। और मैं कहता हूं आपने 10 वीपीसी क्रिएट किए, आपने 10 लोड बैलेंसर क्रिएट कर लिया, 10 ऑटो स्केलिंग क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मुझे 50 वीएम है, 500 वीएम है, 500 स्टोरेज है, 10 वीपीसी है, 10 एलबी है, 10 ऑटो स्केलिंग है, ऐसे कितनी सारी रिसोर्सेस होंगी जब आप लाइव में बैठोगे? बहुत सारी होंगी। अब इन्हीं रिसोर्सेस में ही कुछ डेवलपमेंट के हैं, कुछ प्रोडक्शन के हैं, कुछ टेस्टिंग के हैं। कैसे फिल्टर आउट करोगे आप? परेशान हो जाओगे ना। और चलो फिल्टर आउट करना, और फिल्टर आउट सिर्फ नाम से नहीं करना, फिल्टर आउट ऐसा भी करना है कि बिलिंग भी उनकी उनकी अलग अलग निकालनी है, या तो फिर उनके प्रोजेक्ट अलग अलग कर दो। तो एक तरीका वो है कि प्रोजेक्ट आपने अलग अलग कर दिया, तो प्रोजेक्ट अलग अलग कर दिया तो आपने प्रोजेक्ट वाइज फिल्टर कर लिया, वो तो ठीक समझ में आता है। लेकिन प्रोजेक्ट भी एक ही है, आप बताओ क्या करोगे? एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सब बैठे हुए हैं, कैसे फिल्टर आउट करोगे? तो हम लोग ना टैग सेट कर देते हैं। जो डेवलपमेंट के वीएम होगा उसमें टैग लगा देंगे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट की स्टोरेज होगी उसमें टैग लगा देंगे डिपार्टमेंट डेवलपमेंट, जो प्रोडक्शन के होंगे उसमें टैग लगा देंगे डिपार्टमेंट प्रोडक्शन। तो यहाँ एडब्ल्यूएस में टैग बोलते हैं, है ना, अपनी लेमन लैंग्वेज में टैग बोलते हैं, लेकिन गूगल क्लाउड में आके उसको टैग ना बोल के हम लोग यहाँ पर बोलते हैं लेबल। समझ आ रही बात यहाँ पे? तो ये लेबल आप सेट कर सकते हो, अब जितने चाहो उतने सेट कर लो की वैल्यू डिपार्टमेंट करके। समझ आ गई बात यहाँ पे? क्लियर हो गया विवेक आपको? और किसी को डाउट है तो बताओ, क्योंकि ये सारी चीजें ना बहुत घुमा घुमा के पूछी जाती है इंटरव्यू में। क्वेश्चन किसका है, नाम बता के चलो। विवेक। तो प्रोजेक्ट तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रोजेक्ट में क्या है, कुछ नहीं है, काइंड ऑफ एक लॉजिकल बाउंड्री होती है, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो रिसोर्सेज बनेंगे उसको जो यूटिलाइजेशन आप करोगे उसके कॉस्ट बनते हैं बस। किसका आया? हाँ बोलो बोलो। हम्म। 1 मिनट होल्ड करना, मेरा फोन आ रहा है, फोन पिक कर लेता हूँ फिर आंसर दे रहा हूँ ना। ये विवेक क्या सवाल था आपका, बोलिए। हम्म। हम्म। सर देखो क्या होता है, आप छोटे लेवल के लिए प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, है ना। प्रोजेक्ट बनाते हैं हम बड़े लेवल पे, आप बनाने को बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बनाने को आप प्रोजेक्ट अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि मेरा इन्वायरमेंट ही छोटा है, मेरे पास टोटल 40 सर्वर है ना, मेरे पास टोटल 40 सर्वर है। उन्हीं 40 सर्वर में मेरा एचआर डिपार्टमेंट का भी है, मेरा फाइनेंस का भी है, और मेरा लीगल का भी है, एडमिन का भी है। तो मैं इतना बड़ा बवाल क्यों पालूंगा कि प्रोजेक्ट अलग अलग करूं? मैं एक ही प्रोजेक्ट के अंदर लेबल ओबल सेट करके अपना काम कर लूंगा। लेकिन जब एनवायरनमेंट बड़ा होता है, डोमेन ही पूरा बदल जाता है, पूरा क्लाइंट ही बदल जाता है, तब जाते हैं प्रोजेक्ट के केस में। बट जाने को आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जाने को आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये काइंड ऑफ ऐसा, काइंड ऑफ इसको ऐसा देखो,
एक फैमिली में 20 लोग रहते हैं, ठीक है ना, 20 मेंबर का एक पूरा फैमिली बनता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अभी आप समझ जाओगे। 20 लोगों की फैमिली है। कई बार ऐसा होता है कि वो एक बड़ा सा घर बना के सारी फैमिली एक ही जगह पे रहती है। हर फैमिली के कमरे अलग अलग होते हैं, लेकिन रहते एक ही हैं। डिनर एक ही साथ करना, लंच एक ही साथ, सब कुछ एक ही होता है। उसमें भी लोग हैं। कई बार ऐसा होता है कि नहीं बनता तो प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, एक एक फ्लोर ले लिया सबने, ऐसा भी होता है ना। तब भी नहीं बनता तो लोग क्या करते हैं, लोकेशन ही बदल देते हैं। एक फैमिली 10 किलोमीटर दूर, एक फैमिली 10 किलोमीटर दूर, एक फैमिली 10 किलोमीटर दूर। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एक काइंड ऑफ ऐसे ही कुछ है यहाँ पे। डिपेंड करता है कि आप कैसा यूज करना चाहते हैं। हाँ। और किसी को डाउट है क्या इसमें? बोलो। हम्म। हाँ, कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। मुकेश, आप अभी कौन सी कंट्री में हो? अच्छा, पहले बाहर थे। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। चलो। चलो, अब देखो यहाँ पे आता है रीजन, है ना। आपको पूछता है कि आप वीएम को कौन से रीजन में बनाना चाहते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतने सारे रीजन आ रहे हैं, आप रीजन की लिस्ट देखें। अच्छा, स्क्रीन तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं ना? तो ये देखो यहाँ पे रीजन पूछ रहा है आपसे ना, कौन से रीजन में आप वीएम बनाना चाहते हो। इतने सारे रीजन है, देखो। देखो इन्होंने अभी ना कॉन्टिनेंट, 3 ही कॉन्टिनेंट बनाया है इन्होंने। एक अमेरिका, एक यूरोप, और एक एशिया। ठीक है ना, एशिया पैसिफिक। 3 कॉन्टिनेंट है, और 3 कॉन्टिनेंट के अंदर ही रीजन है। देखो अमेरिका के अंदर आप देखोगे तो इतनी सारी रीजन है। देख लो, कैलिफोर्निया, वर्जीनिया। यूरोप में देखो इतने सारे। एशिया पैसिफिक में इतने। देखो मुंबई दिल्ली में भी इन्होंने रखा है, देखो। ठीक है, सिंगापुर, सिडनी। अब ये जो रीजन जो है ना, इसको काउंट करते रहा करो। हर 15 दिन 20 दिन में आप लोग काउंट कर लिया करो, है ना। क्योंकि कई बार इंटरव्यू में सवाल भी पूछ लेते हैं। आप परफेक्ट आंसर तो नहीं दे लो, नहीं दे दो, लेकिन एक एस्टिमेट आंसर तो दो। जैसे हम लोगों ने कल देखा 29 रीजन थे, है ना। कल कोई 30 भी हो जाएंगे, 32 भी हो जाएंगे, 35 भी हो जाएंगे। बट ऐसा ना हो कि 40 रीजन हो जाए और आपको अभी भी 29 पता है। तो इसका मतलब ये होता है कि बंदा फिर अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा। तो इसको थोड़ा सा मॉनिटर करके चलना, ठीक है। किसमें? ये अभी, इसका मतलब ये हो गया कि इनकी जो अभी रिसोर्सेस हैं ये फुल्ली यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि कई सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कुछ रीजन में फुल नहीं मिलती। ठीक है ना, ये इसका मतलब। नहीं, फुल्ली नहीं, वहां पे अवेलेबल नहीं है। नहीं है। जैसे मान लो गूगल क्लाउड 100 सर्विस दे रहा है, तो 100 की 100 सर्विस ग्रीन वाले में वैलिड है, मिल रही है। क्योंकि कोई भी सर्विस जब ये लेके आते हैं तो सारे रीजन में इंप्लीमेंट करने में टाइम लगता है ना, क्योंकि सबको तो फिजिकल करना है बैकएंड में। ठीक है, चलो। इसी तरीके से देखो यहाँ पे जोन बोल रहा है ना, जोन। तो एक रीजन में कह रहा है, ये देखो 4 जोन है एक रीजन में। ऐसे ही अगर हम दिल्ली रीजन में जाएं, देखो दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली रीजन के अंदर भी 3 जोन है। मतलब यहाँ पर एक रीजन में इन्होंने मिनिमम 3 जोन रखे ही रखे हैं। एडब्ल्यूएस वगैरह में अगर आप देखें तो 2 रीजन मिलते थे, 2 जोन मिलते थे, यहाँ पर मिनिमम 3। ठीक है। अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग ना दिल्ली उठा लेते हैं, दिल्ली से नियरेस्ट पड़ता है, मुंबई उठा लेते हैं। बट
इनकी जो सर्विसेज होती है ना, उनकी जो प्राइसिंग का कॉस्ट है, ये भी रीजन टू रीजन वेरी करता है। देखो हम जो वीएम बनाने जा रहे हैं, उस वीएम की जो कॉस्टिंग आएगी वो ये कॉस्टिंग आएगी। देखो मंथली एस्टिमेट कॉस्टिंग क्या है, $30। और आवरली इतना है। देखो 1 घंटे चलाओगे इतना पैसा लगेगा, 1 महीना चलाओगे कंटिन्यूसली इस वीएम को, इतना पैसा लेगा। लेकिन अगर मैं यही चीज अमेरिका के किसी रीजन में जाऊं, देखो प्राइस यहाँ पे कम हो गया। ठीक है ना। तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको जो रीजन का सिलेक्शन है वो अमेरिका का रखो जो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है। वैसे तो इंडस्ट्री के अंदर रीजन का जो सिलेक्शन है, ये डिपेंड करता है कस्टमर कहाँ है ना, लेटेंसी के हिसाब से किया जाता है। अगर मेरे कस्टमर अमेरिका में है, क्लाइंट भी अमेरिका का है, और मैं इंडिया में बैठ के उसको सपोर्ट दे रहा हूँ, तो मैं दिल्ली में थोड़ी लगाऊंगा। मैं तो देखूंगा उनके कस्टमर कहाँ है। उनके कस्टमर यूरोप में है तो यूरोप में लगाऊंगा मैं। कस्टमर के लिए तो सब कुछ करते हैं। समझ आ गई? हाँ जी सर। किसी कोई डाउट तो नहीं है? करेक्ट है ना। रिपीट करो फिर से। हम्म। हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ, सब फोल्डर फिर बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन जब इन्वायरमेंट बड़ा होगा, बहुत बड़ा इन्वायरमेंट होगा, है ना। आप आप 20 लोग का फैमिली है, ठीक है ना, और बहुत बड़ा घर है, लेकिन तब भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो पा रही है। सबका सेपरेट सेपरेट कमरा भी है, सब कुछ है, सबका सेपरेट सेपरेट किचन भी है, तब भी आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। उस केस में क्या करते हो आप? छोड़ के लोकेशन चेंज करते हो। आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी में नहीं है सब एटमॉस्फेयर अच्छा, तो आप क्या करते हो? चेंज करते हो सोसाइटी। तो आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर अगर बैठ के सारी रिसोर्सेज को लेबल बेस पे चलाओगे, नहीं हो पाएगा मैनेज। तो क्या करोगे? प्रोजेक्ट बदलोगे फिर आप। समझ आ गई? और किसी को कोई डाउट है? हम्म। 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 सर ये डिसीजन, आपका डिसीजन सिर्फ ये होता है कि मुझे मेरी वीएम की रेप्लिकेशंस मैंने रखी है बस। तो जब आप अपने वीएम की रेप्लिकेशंस रखते हो, तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी वीएम की रेप्लिकेशन जो है वो आप अपने सेम सेम रीजन में रखना चाहते हो क्या? आपने बोला कि मैं अपनी वीएम की रेप्लिकेशन रख रहा हूँ सेम रीजन में। तो एक रीजन में 3 4 जोन है। तो आपका जो वीएम करंट जोन में होगा, वो जोन क्रैश हुआ। ठीक है। तो आपका जो रेप्लिकेशन है वो कौन से जोन में गया है, उससे आपको मतलब नहीं है, वो लोग आपको तुरंत रिवर्ट करके देंगे। हाँ जी। हम्म। बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर जाएगा, आप उसको रिवर्ट बैक करेंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वो सीधे आपको एक वीएम बना के ही दे देगा। पूरा वीएम में सब डेटा रहेगा, आपको उसी से मतलब है। हाँ जी। और कोई? बोलो ना मैं। हम्म। हम्म। बिल्कुल कर सकते हैं सर आप। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, और ये बहुत अच्छा है, इसका आंसर भी मैं आपको देता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारे रिसोर्स प्रोजेक्ट वन पे है ना। प्रोजेक्ट वन हमने आईसीआईसी बैंक के लिए बनाया था। आईसीआईसी बैंक ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब हमारे पास एक दूसरे बैंक का कॉन्ट्रैक्ट आ गया। उसने बोला कि नया प्रोजेक्ट बनाओ।
तो कई बार क्या होता है कि कुछ एग्जिस्टिंग चीजें जो सेम रखनी है तो हम लोग इस प्रोजेक्ट से उठा के उस प्रोजेक्ट में मूव कर देते हैं। बिल्कुल है। आप एक सर्विस को दूसरे प्रोजेक्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये तो बढ़िया चीज है ना। कई बार ऐसा भी होता है देखो कि जैसे वोडाफोन और आइडिया अलग अलग थे, बाद में मर्ज हो गए। तो अब आपने किसी क्लाइंट का, ये कोई ऐसा क्लाइंट है जिसके दो साइट है, उन्होंने पहले आपसे दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट बनवाए, बाद में बोलता है कंबाइन कर दो, तो प्रोजेक्ट उठा के कंबाइन कर देना, क्या दिक्कत है? समझ आ गई ना। चलो, बोलो मुकेश। हम्म। हम्म। क्यों नहीं हो सकता सर? बिल्कुल है। अब देखो, तो ये जो मैं वीएम बना रहा हूँ, ठीक है ना, इस वीएम में अभी प्री एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन इसने सेलेक्ट की है। इसका ये टोटल एस्टिमेट बिल मुझे बता रहा है एक महीने में $25 आएगा, जिसमें जो कॉस्ट है वो बता रहा है, देखो यहाँ पर, है ना, सीपीयू वर्चुअल सीपीयू प्लस 4 GB रैम का इतना कॉस्ट है ना, बाकी हार्ड ड्राइव का इतना बता रहा है, और टोटल इतना बता रहा है आपको। आप देखो नीचे आते हो तो यहाँ पे मशीन कॉन्फ़िगरेशन है ना। अब कह रहा है कि आप मशीन जो बना रहे हो वीएम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। तो वीएम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इन्होंने उसको ना, पहले तो इन्होंने फैमिली में कैटेगराइज कर दिया, अलग अलग फैमिली बना दिया। जैसे अगर आप देखो तो जनरल पर्पस फैमिली, कंप्यूट ऑप्टिमाइज फैमिली, मेमोरी ऑप्टिमाइज फैमिली, और जीपीयू। जीपीयू मतलब ग्राफिक्स कार्ड वाली मशीन है। तो आपको कहा जाता है कि अगर आप वीएम क्रिएट कर रहे हैं और आपका यूज केस जनरल पर्पस है, आपका यूज केस जनरल पर्पस है, तो फिर आप जनरल पर्पस फैमिली में आ जाओ। तो जनरल पर्पस फैमिली में आपको ऐसी वीएम मिलेगी जिसका ना तो कॉस्ट ज्यादा होगा, ना तो हाई फाई रैम होगा, ना तो हाई फाई सीपीयू होगा, एक जनरल लेवल पे होगा। जैसे आप मार्केट में जाते हो ना कपड़ा खरीदने, तो आप, या फिर कहीं भी चले जाओ, कोई भी सामान आप खरीदने जाते हो तो आपसे दुकानदार पूछते हैं ना कि आपको कैसा चाहिए, तो आप बोलते हैं सर नॉर्मल दिखा दो, ज्यादा हाई फाई नहीं चाहिए। जस्ट काइंड ऑफ थिंग इन्होंने ऐसे कैटेगराइज कर रखा है। तो आप जनरल पर्पस में आ जाओ। फैमिली में यहाँ पे ये इनकी सीरीज आपको मिल जाएंगी। सीरीज के बाद देखो ये मशीन टाइप मिल जाएंगी, है ना। 1 GB चाहिए, 2 GB चाहिए, 4 GB चाहिए, 16 GB चाहिए, 32 GB चाहिए, 64 चाहिए, 128 GB चाहिए। देखो, सारी मिल रही है आपको यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे तो यार 128 GB से ऊपर का तो रैम दिख ही नहीं रहा, ऐसा होता है ना, आप दूसरी सीरीज में चले गए, वहां पे भी आपको नहीं मिल रहा, देखो, है ना। आपको तो 256 MB रैम चाहिए, 256 GB रैम चाहिए, 512 GB रैम चाहिए, क्या करोगे? उस केस में आप मेमोरी ऑप्टिमाइज में जाओ। इन्होंने ऐसी फैमिली बनाई है हाई फाई रैम के लिए, मेमोरी ऑप्टिमाइज। तो मेमोरी ऑप्टिमाइज में आते हो तो देखो यहाँ पे, देखो रैम, देखो पहले ही मिल गया आपको 1.4 TB रैम, देख रहे हो। देखो यहाँ पे 4 TB तक की रैम अवेलेबल है, 3.75 TB तक की रैम। तो इंडस्ट्री में अगर ऐसा नीड होता है कि यार मुझे ना 3 TB रैम चाहिए, तो फिर तो यार फिर आप मेमोरी ऑप्टिमाइज को ही, फैमिली को ही यूज करोगे। ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर मैं, ऐसे ही मुझे हाई फाई सीपीयू चाहिए तो कंप्यूटर ऑप्टिमाइज में आ जाओ। फिर यहाँ पे हाई फाई सीपीयू आपको मिलेंगे, देखो 30 वर्चुअल सीपीयू, 60 वर्चुअल सीपीयू। सीरीज चेंज करता हूँ, देखो 112 वर्चुअल सीपीयू। ग्राफिक्स कार्ड चाहिए तो देखो जीपीयू, ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर, ये लो, कितने 16 ग्राफिक्स कार्ड मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये लेता हूँ तो यहाँ पे देखो, है ना। हालांकि सवाल किसका है? रुक जाओ रुक जाओ सर, सवाल पूछने से पहले ना आप लोग मेरे को
कंफर्म करा करो, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हो तो आपकी आवाज नहीं आती है। मैं यहाँ से जो स्क्रीन है उसको स्टॉप करता हूँ, तब आपका आवाज आता है। ठीक है, अब पूछो क्या सवाल है। सवाल पूछो, कौशल पूछो क्या सवाल है। हम्म। हम्म। मतलब मतलब हम्म। 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 बिल्कुल काम करेगा, क्यों नहीं करेगा सर। कोई भी एप्लीकेशन चलने की मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, उस मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी थोड़ी कि हर एक सर्वर एक जैसे है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम्म। कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस डिपेंड ये करता है कि आप, ऐसा ना हो कि आपने, आपका जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ सेंटोस में सपोर्ट कर रहा है, उबंटू में नहीं कर रहा, और आपने उबंटू रख लिया हो, तो उस केस में दिक्कत आती है। अगर आपकी एप्लीकेशन सेंटोस में भी सपोर्टेड है, उबंटू में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप मास्टर सेंटोस रखो, स्लेव उबंटू रखो, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सुनिए, और किसी का सवाल है क्या। बोलो मुकेश। सर आपने एक घर में घर लिया और घर पे रह रहे हो, घर नहीं चेंज कर सकते क्या? कर सकते हो ना। तो बिल्कुल चेंज कर सकते हो, आप फैमिली चेंज कर सकते हो। आप फैमिली, एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप कंप्यूटर ऑप्टिमाइज फैमिली का वीएम यूज कर रहे हो, आप मेमोरी ऑप्टिमाइज में चले जाओ। आप मेमोरी ऑप्टिमाइज की फैमिली यूज कर रहे हो, आप जीपीयू फैमिली में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप फैमिली को बदल सकते हो। भाई आप ये देखो ना, आप एक ऐसे देखो, आप ऑन प्रमाइसिस में आप एक हार्डवेयर खरीदे 10 साल पहले, उस हार्डवेयर के ऊपर आपकी एप्लीकेशन लाइव है, ठीक है, लाइव चल रही है। अब आप आज की डेट में आप क्या कर सकते हो, नया हार्डवेयर खरीद के लाके वो पूरा एप्लीकेशन नए हार्डवेयर में शिफ्ट कर लेते हो ना। कर लेते हो ना, तो यहाँ तो ये सब आसान चीज है, यहाँ तो कुछ नहीं है। भाई आप आज क्रेटा चला रहे हो, कार में आप क्रेटा यूज कर रहे हो, ठीक है, कल आप फॉर्च्यूनर में जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, क्या प्रोसेस है। वैसे ही आप कोई भी एप्लीकेशन को किसी भी फैमिली में आप रन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस फैमिली को दूसरी फैमिली में लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, और कोई किसी का सवाल है, पूछो। सबका डाउट क्लियर हो गया। ग्राफिक्स कार्ड देखो क्या होता है, कई बार इंडस्ट्री में कई ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जिनको ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा जरूरत होता है, पिक्चर पिक्सल्स उन्हें अच्छी दिखाने हैं। जैसे मूवी इंडस्ट्री देख लो, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक्स। ठीक है, गेमिंग इंडस्ट्री देख लो, क्या इंपॉर्टेंट है। आपने देखा ना आजकल क्या होता है कि आजकल सारे बच्चे ना गेम के पीछे फंसे हुए हैं। पबजी देखा आपने, पबजी खेलते हैं, तो पबजी आप ऑनलाइन खेल रहे हो, ठीक है, तो आप जब पबजी को ऑनलाइन खेलते हो तो किसी ना किसी सर्वर पे तो पबजी होगा ना, होगा कि नहीं होगा, चाहे वो सर्वर चाइना में रखा हो, होगा ना। तो जब आप पबजी खेलते हो तो आपको पिक्चर इतने अच्छे पिक्सल दिखाई देते हैं ना, असली जैसा आदमी दिखाई देता है, असली बंदूक दिखाई देता है, होता है ना। तो इतना अच्छा पिक्चर कैसे दिखा रहा है वो, ग्राफिक्स कार्ड तो चाहिए ना आपको सर वहां पे। इतनी सारे ऑनलाइन गेम्स मार्केट में अवेलेबल, लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं रियल कार चला रहा हूं, तो इतना अच्छा पिक्चर पिक्सल कैसे दे पा रहे हैं ग्राफिक्स कार्ड। अब आप दिमाग में सोचो कि कितनी ऐसी सारी चीजें मार्केट में जो ग्राफिक्स कार्ड की नीड पड़ती है। आप ऑनलाइन यूट्यूब में मूवी देखते हो, है ना, यूट्यूब में आपने मूवी देखा, पिक्चर मजा नहीं आया,
लेकिन आप वही मूवी कोई रियल या सर्टिफाइड आपका वेबसाइट पे जाके देख रहे हो, कितना अच्छा पिक्चर आपको दिखता है मूवी का। होता है ना ऐसा? हाँ जी सर। सर प्रोजेक्ट क्या होता है, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप आपके लिए बस कंप्यूटर यूज होता है? क्या मूवी इंडस्ट्री वाले कंप्यूटर यूज नहीं करेंगे क्या? गेमिंग इंडस्ट्री वाले कंप्यूटर यूज नहीं करेंगे? आप मुझे बताओ ना। है ना? मूवी आपकी फिल्म इंडस्ट्री तो एक दिन में 200-200 करोड़ कमा के ले जाती है 1 घंटे में, तो उनके लिए नहीं चाहिए क्या? आपको क्या लगता है, आप जो थिएटर में जाके मूवी देखते हो, आपको क्या लगता है उस थिएटर में पेन ड्राइव लगा के प्ले करता है? नहीं। उस थिएटर का भी एक सर्वर होगा, डेटा सेंटर होगा, भला ही वो मुंबई में होगा। ऐसा लगता है कि मुंबई से वो मूवी प्ले की जा रही है और आपको डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? है ना? आपके लोकल मॉल पे आप मूवी देखने जा रहे हो, वहां पर आपको कोई डीवीडी वगैरह नहीं है कि वहां पे लगा के प्ले कर दिया। ऐसा लगता है कि वो ऑनलाइन मूवी मुंबई से प्ले हो रही है, आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, बात खत्म। तो क्या चाहिए यहाँ पे? ग्राफिक्स कार्ड चाहिए ना। हाँ जी। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? और ग्राफिक्स कार्ड की बहुत बड़ी नीड है। और किसी का डाउट है किसी को? विवेक, नमन, कौशल, मुकेश, चंदा, विपिन, दीपक। हाँ, नेटफ्लिक्स, मोनिका, समी, संदेश, शाहरुख खान। क्लियर है? मनु। चलो ठीक। ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने भी मशीन कॉन्फ़िगरेशन की मैंने जो भी डिस्कशन किया, इसका सेपरेट टॉपिक अभी डिस्कस करूंगा मैं, जो 2 से 3 घंटे का होगा ना। पूरी चीजें, इनकी प्राइसिंग क्या होती है, सारा कुछ। अभी तो सिर्फ एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ वीएम क्रिएट करते टाइम। तो अभी मैं आप लोगों को यही रिकमेंडेड करूंगा कि आप लोग अभी जब मशीन बनाए तो आप लोग जनरल पर्पस यूज करें। ऐसा ना हो कि आप कंप्यूट ऑप्टिमाइज में चले जाए। अगर मैं देखो कंप्यूट ऑप्टिमाइज में आता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर मेमोरी ऑप्टिमाइज सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पर देखना अभी। ये मैंने 1 TB 1.4 TB की मेमोरी ली। आप जरा प्राइस देखें यहाँ पर, क्या बोल रहा है? $5,444। अब आप लोग मान लो गलती से आपने हवे हवे में ले लिया, है ना, कि देखता हूँ यार थोड़ा सा 1.4 TB की रैम कैसी चलेगी। आप बताओ, अगर आपने 2 घंटे चला ली तो बिल क्या आने वाला है आपको? फ्री ऑफ कॉस्ट तो $300 ही मिल रहा है ना। समझ रहा, आ रही है मेरी बात यहाँ पे? ठीक है ना? तो ये सारी चीजें इंडस्ट्री के लिए हैं। जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाए, कंपनी की रिक्वायरमेंट है, कंपनी के पास पैसा बहुत है भाई, बोला गया क्रिएट करने को, करो क्रिएट, क्लाइंट देगा पैसा। लेकिन आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में है तो आप लोग ऐसा ना करें। आप जनरल पर्पस को यूज करें, है ना? जनरल पर्पस में वो भी आप लोग E2 सीरीज को यूज करें। ये ले लें, 4 GB ज्यादा से ज्यादा, $25 आएगा। और कम लेना है तो E2 माइक्रो ले लो, उसका प्राइस और कम। देखो $7, 1 महीने का $7, 1 घंटे का और कम है। तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है, सबसे सही है E2 माइक्रो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो कॉस्ट कटेगा भी, वो आपके $300 जो आपको मिलता है 90 दिन के लिए, उसमें से कटेगा। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, कभी कभी आप लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि $300 भी खत्म हो गया और आपने और भी ज्यादा सर्विसेज यूज कर लिया, उसका बिल आ गया मान लो। तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं कि यार बिल आ गया क्या करूं, क्या मेरे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कट जाएगा? कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं कटता है। हाँ, बस ये होगा कि आपको एक नोटिस आ जाएगा कि आपका ये अमाउंट ड्यू है, इसको पे करो, नहीं तो आपका अकाउंट इतने दिन के बाद सस्पेंड कर देंगे वो लोग। तो आपका अकाउंट, अगर आप बिल पे नहीं करते हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपका अकाउंट सस्पेंड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको एक नया अकाउंट बना लें दोबारा, है ना? लर्निंग ही तो कर रहे हैं, उसको रिवर्ट करने की नीड थोड़ी है आपको। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, इसका एक नोटिस पीरियड होता है, डेड टाइम होता है, वो डेड टाइम देखना पड़ेगा, 90 दिन का होता है शायद, 3 महीने का, कि 3 महीने तक आपका अकाउंट सस्पेंड रहेगा। अगर 3 महीने तक आप अपना पेमेंट वगैरह पे करके अकाउंट को रिज्यूम कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो 3 महीने के बाद फिर आपका अकाउंट भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है ना? तो वो सारी चीजें पॉलिसी हो, बाद में भी देख लेंगे। आप लोगों को बस रिमाइंड करके चल रहा हूँ, ये सारी चीजें दिमाग में रखें, क्योंकि इंटरव्यू में सारी चीजें डिस्कशन हो जाती हैं कई बार, आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? चलो, अब एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, देखो।
सबसे मजे की बात यहाँ पर ये है कि एक तो इन्होंने फैमिली बनाया, ठीक है, फैमिली, फिर सीरीज बनाया, ठीक है, और सीरीज में कॉन्फ़िगरेशन को बाइंड कर दिया है ना, जैसे कि आप जनरल पर्पस फैमिली के अंदर अगर अगर E2 सीरीज में होते हो, तो यहाँ पर देखो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बाइंड है पूरा का पूरा। कह रहा है इसमें 2 वर्चुअल सीपीयू आपको मिलेगा और 1 जीबी रैम मिलेगा। 2 वर्चुअल सीपीयू और 2 जीबी रैम आपको मिलेगा। 2 वर्चुअल सीपीयू 4 जीबी आपको रैम मिलेगा, है ना? 2 वर्चुअल सीपीयू 8 जीबी आपको रैम मिलेगा। लेकिन यार मेरी नीड ऐसी है कि मुझे 2 वर्चुअल सीपीयू और 3 जीबी रैम चाहिए। आप बताओ क्या करोगे? या एक वर्चुअल सीपीयू और मुझे 5 जीबी रैम चाहिए। अब आपको ऐसा मिल रहा है कहीं 5 जीबी रैम? इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो कि आपने एक मिठाई की दुकान पे गए, ठीक है ना? अब वो मिठाई की दुकान वाला क्या करता है कि उन्होंने ना पैकेट बना रखे हैं, है ना, हाफ के जी का, 1 केजी का, 1.5 केजी का, 2 केजी का, 5 केजी का, 10 केजी का, 15 केजी का, 20 केजी का। आप बोलते हो हाफ के जी मिठाई चाहिए, उसने दे दिया। 1 केजी दे दिया। अब आपने बोला मुझे 3 केजी दे दो, वो बोलता है 3 केजी का पैकेट मैंने बनाया ही नहीं है कभी, लेकिन आपको 3 केजी ही चाहिए, तो आप दुकान वाले को क्या बोलोगे? आप कस्टमाइज करके दे दो ना मुझे अलग से, ठीक है। तो ये फैसिलिटी भी गूगल क्लाउड वाले आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहां पर देखो देखो, यहां पर आओ, क्या लिखा है? कस्टम। आप कस्टम वर्चुअल सीपीयू और कस्टम मेमोरी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कस्टम में जब आऊंगा ना, तो यहाँ पर देखो मेरे से क्या बोल रहा है। अब बता भाई तुझे कितना चाहिए, कितना कोर का सीपीयू चाहिए? मैंने बोला यार मुझे ना 18 कोर का सीपीयू चाहिए और रैम मुझे 35 जीबी चाहिए। लो, अब आप मुझे एक चीज बता दो, आप क्लाउड छोड़ दो, ऑन प्रेमाइसिस में चले जाओ, नेहरू प्लेस चले जाओ, कोई भी दुकान वाले को बोलना 35 जीबी का रैम दे भाई, सर्वर दे। 35 जीबी ऐसा सर्वर दे जिसमें 35 जीबी रैम हो, 18 कोर का सीपीयू, कोई दे पाएगा फिजिकल में? तो फिजिकल से ज्यादा बेस्ट तो क्लाउड हो गया फिर तो। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? चल, तो ये चीजें भी इंटरव्यू पॉइंट में जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ, ये पूरा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहा हूँ ना। वीएम बनाने में तो फट करके 2 मिनट में वीएम बना के खत्म कर दूं, लेकिन सारी चीजें बता रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में चीजें बैठे और इंटरव्यू में आप प्रॉपर तरीके से आंसर दें। तो इंटरव्यू में व्यू में आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना, कस्टम हार्डवेयर सिलेक्शन कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं आप गूगल क्लाउड। चलो, अभी मैं वापस वहीं आ जाता हूँ जहां पे था, कस्टम हटा के ये ले लेता हूँ मैं, E2 मीडियम। चलो, E2 मीडियम का कॉस्ट ये बनेगा। मैं तो 1 घंटे भी नहीं चलाऊंगा, तो मेरा तो पैसा बहुत कम बनने वाला है। ज्यादा ज्यादा 5 6 10 रुपए बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीपीयू प्लेटफॉर्म एंड जीपीयू प्लेटफॉर्म। अब देखो क्या होता है कि आपको जो सीपीयू मिलेगा, वर्चुअल सीपीयू, है ना, ये वर्चुअल सीपीयू का प्लेटफॉर्म क्या है? जैसे आप बोलते हो ना, मार्केट में लैपटॉप आपने बाय करने गया, आपने बोला इंटेल का प्रोसेसर चाहिए, एडीएम का प्रोसेसर चाहिए, बोलते हो ना, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करते हो। तो यहां पर आप भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका प्रोसेसर कौन सा चाहिए। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक रहता है, आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। आपको ये कह रहा है कि आपने जो जनरल पर्पस सेलेक्ट किया है, जनरल पर्पस के अंदर जो आपने E2 सीरीज सेलेक्ट किया है, E2 के अंदर आपने ये जो टाइप सेलेक्ट किया है, इस टाइप में ऑटोमेटिक का ही ऑप्शंस आता है, आप कस्टम प्लेटफॉर्म नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि कई सर्विसेज फैसिलिटी आपके मशीन टाइप पे भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसी टाइप होती है जिसमें अवेलेबल नहीं है, तो अगर मैं टाइप बदलूं तो शायद मुझे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन ये देगा। तो मैं ये टाइप में जाता हूँ, इसमें भी नहीं दिया, कंप्यूटर ऑप्टिमाइज में जाके आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें आपको दे रहा है, देखो एडीएम का प्रोसेसर आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीजें आप दिमाग में रखें, इंटरव्यू में सारी चीजें भी पूछी जा सकती हैं। क्लियर सर? अब आप में घर में बैठ के यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउज करें, है ना, अपने से भी हाथ पैर चलाएं थोड़ा सा। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें। सबको क्लियर है? सर 5 मिनट का ब्रेक ले लें क्या? है ना, 5 मिनट का ब्रेक ले लें।
तो कहाँ पे थे हम लोग? ये बात कर रहे थे, ठीक है। चलो, अब आता देखो यहाँ पे सीपीयू प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो, साथ में जीपीयू प्लेटफॉर्म भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ग्राफिक्स कार्ड कौन सी का प्लेटफॉर्म का चाहिए, कौन सी कंपनी का चाहिए, कर रहा हूँ। चलो, तो मैंने क्या बोला, आप सीपीयू प्लेटफॉर्म भी सेलेक्ट कर सकते हो, जीपीयू प्लेटफॉर्म भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इनेबल टू स्क्रीन कैप्चरिंग एंड रिकॉर्डिंग टूल, ठीक है। तो क्या होता है देखो यहाँ पर, जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड, नहीं तो जीपीयू भी कर सकते हो ना, ऐसे नीचे जाओ यहाँ पे, सीपीयू जीपीयू दोनों कर सकते हो आप। देखो यहाँ पर जीपीयू, जीपीयू क्या बोल रहा है यहाँ पर, पढ़ो। कह रहे जीपीयू आर नॉट अवेलेबल फॉर द सेलेक्टेड मशीन टाइप, जोन और रीजन। आपने हमारे पास अभी जो मशीन टाइप सेलेक्टेड है उस पे अवेलेबल नहीं है ये फैसिलिटी कि आप जीपीयू प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट कर सकें। आप दूसरी फैमिली में जाओ, आपको करने देगा। आपको सिर्फ ये पॉइंट रखना है कि फैसिलिटी देखो कितनी अच्छी मिल रही है, कि सीपीयू प्लेटफॉर्म भी आप सेलेक्ट कर पा रहे हो, जीपीयू भी कर पा रहे हो, ये चीज आपको नोटिस करना है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है? चलो, अब नीचे आ जाओ, इनेबल डिस्प्ले डिवाइस। क्या लिखा है, इनेबल टू यूज स्क्रीन कैप्चरिंग एंड रिकॉर्डिंग टूल। इसका मतलब क्या है देखो, जैसे कि आपने कोई वीएम बनाया, ये आपने, ये आपने गूगल क्लाउड के ऊपर वीएम बनाया, ठीक है। ये गूगल क्लाउड है, ये वीएम आपकी बनाई आपने। ये आपका लैपटॉप है मान लो, ठीक है। ये वीएम आपने बनाया, इस वीएम को एक प्राइवेट आईपी मिली, एक पब्लिक आईपी मिली। यहाँ पर एक प्राइवेट आईपी मिली, ऐसे मिल गई मान लो। और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर एक गेटवे मिलता है, यहाँ पर एक गेटवे होता है, यहाँ पर एक पब्लिक आईपी होती है, ये ये पब्लिक आईपी क्या होती है, इसके साथ मैप्ड होती है। इस वीएम के आगे एक फायरवॉल लगा होता है। आपने वीएम बना दी, आप वीएम को एक्सेस करने के लिए अपने लैपटॉप से एक्सेस करते हो पुट्टी के थ्रू। इस पब्लिक आईपी को हिट किया, ट्रैफिक इधर गई, आपको एक्सेस मिल गया। लेकिन कल को मान लो इस वीएम के साथ कुछ इशू आ गया, कर्नल बूट नहीं कर पा रहा, हार्ड ड्राइव में कुछ आपने एक्स्ट्रा डेटा राइट कर दिया हो, है ना, बूटिंग के टाइम पे स्टक हो गया हो। कैसे पता करेंगे कि बूटिंग का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? भाई फिजिकल डेटा सेंटर में ऐसा होता था, तो आप डेटा सेंटर के अंदर जाके डिस्प्ले डिवाइस डिवाइस लगा के, कीबोर्ड माउस लगा के चेक कर लेते थे, भाई बूटिंग का इशू है, बता देता था कि ये वाली फाइल बूट नहीं कर पा रही, इसलिए आपका मशीन डिस्प्ले नहीं आ रहा, होता है ना ऐसा। हाँ जी सर। तो गूगल क्लाउड में वाला क्या बोलता है कि मैं आपको ना मशीन, जो आपकी वीएम है उस मशीन का पूरा स्क्रीन में आपको शो कर सकता हूँ। लेकिन कब शो करूंगा, जब आप ये वाला ऑप्शन इनेबल करोगे, इनेबल डिवाइस डिस्प्ले डिवाइस। तो ये ट्रबल शूटिंग के लिए काम आ जाता है। कभी कभी हम लोग लिनक्स पे सर्वर तो हमने बनाया, उसके ऊपर हमने कभी पार्टीशन की एफएसटेप की फाइल में कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस किया, है ना, गलत चेंजेस कर दिया, रीस्टार्ट मार दिया, बूट नहीं कर पा रहा, क्या दिक्कत है भाई, वहां जाके कर सकते हो। समझ आ गई मेरी बात है? चलो, क्यों नहीं कर सकते सर, क्यों नहीं कर सकते? आपने अपना घर बनाया, है ना,
घर के अंदर का स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते क्या? सब बदल सकते हो सर, सब पॉसिबल है। नमन जैन बोलो, क्या बोल रहे हो? और किसी का सवाल कोई, और भी लोगों को? अब देखो, ऐसे ही बोल रहा है कॉन्फिडेंशियल वीएम सर्विस। क्या बोल रहा है? इनेबल द कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग सर्विस ऑन द इंस्टेंस। ठीक है, यहां पर क्लिक करो तो देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क में। द सर्विस एड्स प्रोटेक्शन टू योर डेटा इन यूज बाय कीपिंग मेमोरी ऑफ द वीएम इनक्रिप्टेड विथ कीज एंड गूगल डजंट हैव एक्सेस टू। और पढ़ना चाहते हो तो यहाँ लर्न मोर में क्लिक करो, डॉक खुल जाएगा। शुरू में किसी ने मेरे से बोला था कि इनके डॉक हैं क्या? हर चीजों के डॉक है, देखो यहाँ पे डॉक ही डॉक है। ऐसे किसी भी चीज के बारे में पढ़ना है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, देखो क्लिक करो, पूरा आपको बताएगा। लर्न मोर में देखो, यहाँ पे क्लिक करो, रीजन के बारे में पूरा डॉक खुल के आ जाएगा, देखो। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, कोई टफ डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं किया इन्होंने यहाँ पे। चलो, तो कॉन्फिडेंशियल वीएम सर्विस अगर मैं यहाँ पर टिक करता हूं, ठीक है, तो मेरे वीएम पे जो भी डेटा होगा, उस डेटा को, डेटा में पूरा का पूरा इंक्रिप्शन लग जाएगा, चाहे वो मेमोरी के अंदर का डेटा क्यों ना हो। और जब इंक्रिप्शन लग गया तो उस डेटा को फिर गूगल क्लाउड की टीम भी नहीं देख सकती। ठीक है ना? इसको अगर आपने इनेबल किया तो। नेक्स्ट आ जाओ, बोलो क्या? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस ऑप्शन? घर में ताला क्यों लगाते हो सर? क्या पर्पस है? आप अपनी कार को मार्केट लेके जाते हो, कार का गेट क्यों लॉक करते हो? मत करो ना। कि, किसको क्या पता? आप अपनी सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में इतने सारे गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मेन गेट है, वहां गार्ड्स है, आप अपने फ्लैट का दरवाजा मत लॉक करो। आपका फ्लैट का दरवाजा लॉक करने का मतलब क्या है? कि उस सोसाइटी की जो है सिक्योरिटी टीम है, वो भी आपके फ्लैट के अंदर नहीं आ सकती फिर। यही हुआ ना? आप होटल्स में जाते हो, आप होटल्स में जाते हो, जब होटल्स में आप एंटर करते हो तो आपको होटल्स के रूम की मिलती है। वो की क्यों मिलती है? वो की इसलिए मिलती है कि आप लॉक करोगे तो होटल की एडमिनिस्ट्रेटर टीम या सफाई की टीम भी आपके कमरे के अंदर नहीं घुस सकती। यही मतलब है ना? हाँ जी सर। लाइब्रेरी गए हो आप कभी? जिम करने गए हो कभी? जिम में गए हो कभी? जिम में जाते हो, वहां पे भी आपको लॉकर मिलता है ना, और लॉकर की मिलती है। वो पूरा लॉकर जिम वाले का है, लेकिन आपको लॉकर मिला, लॉकर में की मिली। क्यों मिला? आप अपना सामान रखोगे तो जिम की एडमिनिस्ट्रेटर टीम भी उस लॉकर के अंदर की चीजों को नहीं देख सकती। यही मतलब होता है ना? तो एक आपको एग्रीमेंट के तौर पे बोला जाता है कि कई बार ये चीजें डिस्कशन सिक्योरिटी बेस को लेके हो जाती हैं कंपनी के अंदर, कि ठीक है यार, हम वीएम बना रहे हैं, हमारा वीएम तो गूगल क्लाउड के डेटा सेंटर में है, हमारा रन टाइम का डेटा तो वहीं है, चलो ठीक है, कितना ट्रस्ट करें, कल को मान लो उन्होंने डेटा कुछ ले लिया तो इस सिक्योरिटी के तौर पे इन लोग बोलते हैं कि आप अपनी इंक्रिप्शन लगा लो, और वो इंक्रिप्शन आपके पास होगी। वो इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने की आपके पास होगी, मेरे पास थोड़ी होगी। और अगर मैं कुछ तोड़ फोड़ करके लूंगा तो फिर वो लीगल एक्शन में आ जाएगा। है ना? आप होटल पे गए, होटल वाले ने आपको रूम की दी, आप लॉक करके मार्केट घूमने चले गए, आपके वापस आने के बाद अगर दरवाजा टूटा हुआ मिलेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? होटल वाला है। आपके फिर 50 लाख रुपए भी क्यों ना कमरे के अंदर से चोरी हो, होटल वाला भरपाई करेगा, फिर वो लीगल एक्शन में आ गया। तो एक सिक्योरिटी के तौर पे बोला जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि गूगल क्लाउड के डेटा सेंटर में आपने डेटा रखा, और आपको ऐसा लगता है कि डेटा गूगल वाले ही अगर चोरी कर लिए तो क्या होगा? तो उन्होंने इंक्रिप्शन का ऑप्शन दिया, लगा लीजिए भाई इंक्रिप्शन।
और इंक्रिप्शन लगाने के बाद अगर कुछ होता है, तोड़ फोड़ करके होता है, तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो आपने गूगल क्लाउड के ऊपर डेटा सेंटर लगाया, तो जो भी डेटा होगा, कुछ भी होगा, वो बिजनेस ही तो कर रहे हो आप। तो अगर डेटा हैक भी होता है तो बिजनेस पे फर्क पड़ेगा ना। डेटा हैक हुआ, 2 करोड़ का लॉस हो गया, 2 करोड़ का ही तो लॉस हुआ ना, 2 करोड़ भरपाई करेगा वो। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? बोलो मुकेश। हम्म, किसमें? नहीं, इनेबल डिवाइसेस में आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, की में आपको पे करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि की का कॉस्ट लगता है। ये ये नंबर ऑफ इंक्रिप्शन यूज करते हैं अपना, बाय डिफॉल्ट वाला भी यूज करते हैं, आप कस्टम भी यूज करते कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पूरी लिस्ट आएगी, जब इंक्रिप्शन में जाओगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी इंक्रिप्शन की। बिल्कुल आगे दिखाऊंगा जब आपको सिक्योरिटी का टॉपिक आएगा। चलो, अब देखो क्या बोल रहा है, कंटेनर है ना। डिप्लॉय कंटेनर इमेज टू दिस वीएम इंस्टेंस, क्वेश्चन मार्क में क्लिक करें। यू कैन डिप्लॉय a container to this VM instance by using a container optimized OS image। ऐसे कितने लोग हैं जो कंटेनर टर्म्स को नहीं सुने पहले कभी? कंफर्म करो, क्योंकि फिर मैं उसके हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। और कोई? ठीक है, देखो क्या होता है। आपकी ये हार्डवेयर है, ठीक है ना। हार्डवेयर के अंदर 2 GB आपकी, 10 GB, 500 GB हार्ड ड्राइव है मान लो, ठीक है। 16 GB की रैम है। आप इसको बेटर यूटिलाइज करने के लिए आपने इसमें हाइपरवाइजर डाला। हाइपरवाइजर आपने डाला, तो आपने वीएम बना सकते हो, वर्चुअली डिवाइड कर आपने ये, वर्चुअली डिवाइड हो गई। 3 आपने वीएम बनाई। एक वीएम को 100 GB हार्ड ड्राइव दे दी, एक वीएम को 4 GB रैम दे दिया। सबको दे दिया आपने, ठीक है। अब आपने एक वीएम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, उसके ऊपर एप्लीकेशन डाला। इस वीएम के पास 100 GB की हार्ड ड्राइव थी, 4 GB की रैम थी। इसके ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, ठीक है। और इसके ऊपर आपने एप्लीकेशन डाला, सब कुछ लाइव कर दिया, लेकिन आपने देखा तब भी आपकी रैम फुल यूज नहीं हो पा रही, फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, हार्ड ड्राइव फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। तो मार्केट में इन चीजों को भी बेटर करने के लिए कंटेनर बेस वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट मार्केट में आया। तो कंटेनर बेस वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि ये आपका हार्डवेयर होता है, ठीक है। ये आपका हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर के ऊपर आपने ओएस डाला, ठीक है। ओएस के ऊपर आपने क्या किया, कंटेनर बेस वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल किया। और जब कंटे अब दिख रहा है? फिर से रिपीट करता हूँ। आपका ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर में 500 GB की, हार्ड डिस्क है, ठीक है। और 16 GB रैम है। 8 कोर का सीपीयू है। आप इस हार्डवेयर पर अगर डायरेक्टली ओएस डालते हो और एप्लीकेशन डालते हो, लाइव करके चलाते हो,
तो पता लगता है कि इतना हार्ड डिस्क यूज ही नहीं हो रहा, इतना रैम यूज ही नहीं हो रहा, इतना सीपीयू यूज ही हो ही नहीं रहा, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस वेस्ट हो रहे थे। तो रिसोर्सेस को बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए मार्केट में क्या आया? वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर को कैटेगराइज कर देता था। आपने हाइपरवाइजर डाल दिया, वीएमवेयर डाला। जब आपने वीएमवेयर डाला तो वीएमवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या फंक्शनलिटी मिल गई? कल बताया था मैंने, छोटे छोटे वीएम बना लेते थे आप। आपने ये छोटा सा वीएम बनाया, इस वीएम पे आपने क्या किया? 4 GB का रैम दे दिया। 4 GB रैम कहाँ से लिया? यहाँ से लिया, फिजिकल हार्डवेयर से। 100 GB की हार्ड ड्राइव दे दी और 2 कोर का सीपीयू दे दिया। फिर आपने क्या किया? इस वीएम के ऊपर अपना ओएस इंस्टॉल किया, अपनी एप्लीकेशन डाली, रन कर दी। बाद में पता लगता है कि इस वीएम के अंदर भी 4 GB रैम यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, है ना, 100 GB हार्ड ड्राइव यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी रिसोर्सेज कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वेस्ट हो रहे हैं, है ना। ऐसे ही आपने अगली वीएम पे कर लिया, दूसरी वीएम पे कर लिया, तीसरी वीएम पे कर लिया। तो वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मार्केट में क्यों आया था? हार्डवेयर वेस्ट होते थे, है ना। वीएमवेयर डाला आपने, वीएम बना बना के काम आपने करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तब भी अगर आपने देखा, वीएमवेयर के आने के बाद भी हार्डवेयर थोड़े बहुत वेस्ट हो रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे वेस्ट? बताओ मुझे जरा। सर बताओ मुझे, वेस्ट हो रहे हैं हार्डवेयर, नहीं हो रहे अभी भी? हो रहे हैं ना। म- मतलब कहने वाली बात ये आ गई, कहने वाली बात ये आ गई कि आपने वीएमवेयर का कॉन्सेप्ट आईटी इंडस्ट्री में लेके आने के बाद भी हार्डवेयर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रही। यही हुआ ना? यही हो गया ना। तो फिर मार्केट में कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि ये आपके हार्डवेयर है, ठीक है ना। आप हार्डवेयर को कैटेगराइज करने के लिए वीएमवेयर इंस्टॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वीएमवेयर डाला, ठीक है ना। अब मैं इस हार्डवेयर में मेरे पास 500 GB हार्ड डिस्क है, 16 GB रैम है, 8 कोर का सीपीयू है। अब मुझे एक बात का आंसर दो कि 500 GB ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में 500 GB की हार्ड डिस्क है, 16 GB की रैम है और आठ आठ कोर का सीपीयू है। मुझे बताओ कि अगर मैं एक मशीन को 4 GB रैम देता हूं तो मैक्सिमम कितने वीएम बना सकता हूँ? कितने वीएम बना सकता हूँ यहाँ पे टोटल में? कौन बोला? शराब पी के तो नहीं आया सर? कल पिया था क्या? चलो, तो अगर मैं 4 4 GB की रैम के हिसाब से कैटेगराइज करूं तो मैं 4 वीएम से ज्यादा नहीं बना सकता, है ना। और अगर मैं 4 वीएम से ज्यादा नहीं बना सकता, इसका मतलब ये है कि मैं 4 ही एप्लीकेशन चला सकता हूँ टोटल। 4 से ज्यादा 5वीं नहीं चला सकता। एक वीएम में दो तो चलाऊंगा नहीं, एक ही चलाऊंगा ना, कॉन्फ्लिक्ट का इशू ना है तो। इसका मतलब 4 ही एप्लीकेशन चला सकता हूँ। और जब वीएम नहीं, वीएम वेयर का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब तो एक ही एप्लीकेशन चल पा रही थी पूरे हार्डवेयर पे। वीएम वेयर आया तो 4 चला लिया। अगर 4 4 GB से कैटेगराइज करूं, अगर 2 2 GB रैम से कैटेगराइज करता हूं तो 8 चला सकता हूं। अब 1 1 GB तो दूंगा नहीं थोड़ा, क्योंकि ओएस भी डाल रहा हूँ, ओएस को भी स्पेस चाहिए, ओएस भी लेगा रैम। गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ जी सर। करेक्ट है ना। तो फंडा सेम था कि यार मार्केट में आपका हार्डवेयर बेस ये जो वर्चुअलाइजेशन आया, आने के बाद हार्डवेयर अभी भी बेटर वे से नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं, है ना। ठीक वैसा ही समझो कि जब इंडियन गवर्नमेंट आपको प्लॉट काटती है ना, प्लॉट देती है ना, प्लॉट सेल करती है, तो उनकी एक पॉलिसी होती है कि इस प्लॉट के ऊपर आप ना 4 फ्लोर से ऊपर नहीं बना सकते। तो उस प्लॉट का स्पेस तो उतना ही यूज हुआ, लेकिन कई जगह पे गवर्नमेंट अलाउ कर देती है कि आप इस पे हाई राइज सोसाइटी बना सकते हैं, 50 50 फ्लोर। तो बेटर यूटिलाइज हो गया। तो अगर आप हाई राइज सोसाइटी की बात करें जहाँ पे 50 फ्लोर की बिल्डिंग है और जहाँ पे सिर्फ 4 फ्लोर है, तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो यही निकल के आएगा ना कि 4 फ्लोर वाले का तो वेस्ट है, जमीन तो उतनी ही लगी, लेकिन जो हाई राइज है वो बेटर यूटिलाइज कर लिया। यही बोलोगे ना आप? तो क्यों हाई राइज बिल्डिंग क्यों बन रही है? इसलिए तो बनती है।
बेटर यूटिलाइज। एक मिनट रुकना, मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा, मैं चार्ज में करता हूँ। चलो, तो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन जब मार्केट में आया तो इसका बेनिफिट क्या था? देखो, इसका बेनिफिट ये था कि आपका हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, आप वीएम डालिए, वीएम वेयर डालिए, वीएम वेयर के बाद आपको इतने सारे वीएम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक ही वीएम बनाइए, उस वीएम को ही आप पूरा रिसोर्स दे दीजिए। मतलब मैंने एक वीएम बनाया, उस वीएम के ऊपर मैंने अपना ओएस डाल दिया, उस वीएम को ही पूरा रिसोर्स दे दिया। अब इस ओएस के ऊपर मैं क्या करूंगा? कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन डालूंगा, और कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन डालने के बाद छोटे छोटे कंटेनर बनाऊंगा, छोटे छोटे कंटेनर, छोटे छोटे कंटेनर। ठीक है, छोटे छोटे मैंने कंटेनर बनाए। अब क्या हुआ कि मार्केट में अगर आप देखा जाए तो एक एप्लीकेशन को चलने के लिए, एक एप्लीकेशन को चलने के लिए क्या चाहिए होता है पता है? एक एप्लीकेशन को चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, और लाइब्रेरी चाहिए होता है, बाइनरी चाहिए होता है, बस ये मिनिमम चीज है। एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम तो शेयर कर सकती है, लेकिन लाइब्रेरी और बाइनरी शेयर नहीं करती। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। एप्लीकेशन को चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, और लाइब्रेरी और बाइनरी चाहिए होता है ना? तो एक ओएस के ऊपर आप बहुत सारी एप्लीकेशन चला तो सकते हैं, लेकिन होता क्या था कि लाइब्रेरी और बाइनरी उनको सेपरेट चाहिए होता था। तो लाइब्रेरी और बाइनरी जब सेपरेट चाहिए होता था, इसीलिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल देते थे। तो क्या हुआ कि हमने ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में लाया कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो सेम चल जाएगा, लेकिन चलो लाइब्रेरी बाइनरी अलग अलग कर देते हैं बस। तो एक ऐसा यहाँ पर एक इमेज तैयार किया गया, एक छोटा सा लाइट वेट इमेज बनाया गया, जैसे लिनक्स की इमेज बनाई गई। ठीक है ना? इसके अंदर हमने एक डेडिकेट बाइनरी डाल दी, डेडिकेट लाइब्रेरी डाल दी बस, और एक एग्जीक्यूट फाइल डाल दी। और फिर हमने देखा, एक हमने कस्टम इमेज बना दिया, उस इमेज का साइज है 100 MB। ये लो, और ये लिनक्स की इमेज है कंटेनर के लिए, 100 MB। इसके अंदर सिर्फ लाइब्रेरी है, बाइनरी है बस, कर्नल भी नहीं है। हमने फिर क्या किया, इस लाइट वेट इमेज को लाया, कंटेनर बनाया और इस कंटेनर में डाल दिया। अब इस कंटेनर के अंदर लाइब्रेरी सेपरेट है, बाइनरी सेपरेट है, एग्जीक्यूट फाइल सेपरेट है। उसके बाद इस कंटेनर के ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी। लेकिन उस एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से चलने के लिए लाइब्रेरी चाहिए, बाइनरी चाहिए। कंटेनर के अंदर लाइब्रेरी भी है, बाइनरी भी है, लेकिन साथ में एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको चाहिए, और कर्नल भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला यूज इसको दे देंगे, और कर्नल भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इसको दे देंगे। ठीक है, इस पे एप्लीकेशन डाला और चला दिया हमने। एप्लीकेशन डाला, एप्लीकेशन 100 MB की एप्लीकेशन थी, तो पता लगता है कि ये कंटेनर टोटल 200 MB रैम यूटिलाइज कर रहा है, सिर्फ 200 MB रैम, उससे ज्यादा नहीं। 200 MB रैम यूटिलाइज कर रहा है बस। अब दूसरी एप्लीकेशन चलानी है, तो दूसरी एप्लीकेशन के लिए ऐसी हमने एक और इमेज ले आया लाइट वेट। उस इमेज के अंदर भी आपकी लाइब्रेरी अलग, बाइनरी अलग। दूसरी इमेज ले आया हमने, थोड़ा सा लाइब्रेरी या बाइनरी की साइज ज्यादा थी, तो पता लगता है कि 150 MB की इमेज थी। उस 150 MB की इमेज को लाया हमने, एक कंटेनर बनाया, इस कंटेनर में डाल दिया। इस कंटेनर के अंदर लाइब्रेरी बाइनरी सेपरेट हो गई। इस पे एप्लीकेशन डाल दी। एप्लीकेशन डालने के बाद उस एप्लीकेशन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और कर्नल चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल इसी ओएस का इसको भी शेयर कर दिया। ये लो, एप्लीकेशन डालने के बाद पता लगता है कि ये कंटेनर सिर्फ आपका 300 MB रैम यूटिलाइज कर रहा है, और हार्ड ड्राइव पता लगता है कि 150
MB यूज कर रहे हैं या 1 GB यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। समझ आ गई? तो ऐसे ही हम नंबर ऑफ कंटेनर बनाते हैं, और हर कंटेनर की लाइब्रेरी बाइनरी सेपरेट, एप्लीकेशन सेपरेट होगी। तो अब 500 GB की हार्ड ड्राइव में और 16 GB रैम में देखा जाए तो मैं 100+ कंटेनर बना सकता हूं, और 100+ कंटेनर में अलग अलग लाइब्रेरी, अलग अलग बाइनरी है। इसका मतलब 100+ एप्लीकेशन चला सकता हूं। तो इस केस में आप सिर्फ 4 एप्लीकेशन चला पा रहे थे, इस केस में आप 100+ एप्लीकेशन चला रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? तो ये बेनिफिट होता है कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन मार्केट में आने का। डॉकर कुबरनेटिस इसीलिए छाया हुआ है मार्केट में। अब बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो। ऑटोमेटिकली बेस बेस से ले लेगा। ऑटोमेटिक ले लेगा बेस से। हाँ जी। हाँ जी। क्या? तो कम हो गया तो वापस चला जाएगा बेस, वापस चला जाएगा बेस के पास, बेस हार्डवेयर के पास। मतलब सिर्फ, और किसी को डाउट है तो बताओ यहाँ पे। क्लियर है? सर अब कंफर्म कर दो, ये सारी चीजें इंटरव्यू में डिस्कशन की जाएंगी आपसे। और एक बार सारे लोग कंफर्म कर दो एक बार। क्लियर है ना? ठीक है। तो ये ना आपसे वही कह रहा है कि आप क्या, ये जो VM बना रहे हैं, क्या इस VM में, ठीक है, क्या आप इस VM पे कंटेनर डिप्लॉय करना चाहते हैं? क्या आप इस VM पे कंटेनर डिप्लॉय करना चाहते हैं? तो अगर मैं यहाँ पे डिप्लॉय कंटेनर करूं, तो मैं कंटेनर की इमेज, पॉलिसी, सारी सेटिंग कर दूंगा, तो जो VM बनेगी उसके अंदर पूरा का पूरा कंटेनर बन के मिलेगा, और उस कंटेनर में एप्लीकेशन चलेगी। तो मैं जो VM बना रहा हूँ 4 GB का ना, उस 4 GB के ऊपर डायरेक्टली मैं एप्लीकेशन नहीं डालूंगा। मैं उसके अंदर कंटेनर बनाया, उस कंटेनर के ऊपर एप्लीकेशन डाला, तो पता लगता है उस VM के अंदर मैं सिर्फ 400 MB रैम यूज कर रहा हूँ। अभी भी मेरे पास 3.5 GB रैम खाली पड़ी हुई है, कि उस 3.5 GB में दूसरा कंटेनर बना के दूसरी एप्लीकेशन चला लूंगा, तीसरा कंटेनर बना के तीसरी एप्लीकेशन चला लूंगा। तो रिसोर्सेस यूटिलाइज हो गया बेटर तरीके से। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? बट ऐसा कुछ अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब बाद में देखेंगे। ऑप्शंस हैं, समझ लो बस। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर, क्लियर है? और कोई समस्या किसी को? चलो, अब देखो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन हो गया। अब देखो कह रहा है बूट डिस्क, है ना? कह रहा है आपने जो मशीन बना रहे हो, इस मशीन में आपने CPU सेलेक्ट कर लिया, रैम सेलेक्ट कर लिया। अब उस मशीन पे डिस्क सेलेक्ट करो, बूटिंग डिस्क। तो यहाँ देखो, बाय डिफॉल्ट इन्होंने सेलेक्ट कर रखा है। बूट डिस्क के भी टाइप होते हैं, इन्होंने बाय डिफॉल्ट ये डिस्क टाइप सेलेक्ट कर रखा है। साइज 10 GB सेलेक्ट कर रखा है। उस पे इमेज भी बना बनाया सेलेक्ट कर रखा है, डेबियन बेस। आप चेंज करना चाहो तो चेंज में क्लिक करो, डेबियन से आप सेंटोस कर लो। बूट डिस्क टाइप आप चेंज करना चाहो तो यहां से कर सकते हो, इतने सारे टाइप आते हैं, सारे टाइप को डिस्कस करेंगे स्टोरेज के टॉपिक में। साइज यहां से बढ़ा घटा सकते हो। सो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में आओ, तो अब देखो यहाँ पे कह रहा है डिलीशन रूल व्हेन डिलीट इंस्टेंस। कह रहा है कि आपकी जो बूट डिस्क है, इसमें जो डेटा जाएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा सबसे पहले बात। अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन डिलीटिंग इंस्टेंस, और ऑप्शन अगर डिलीट बूट डिस्क रखा है, तो होता क्या है देखो,
डायग्राम के फॉर्मेट में समझाऊंगा इसको, ऐसे नहीं आएगा समझ में। होता क्या है, ये है गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड, ठीक है, गूगल क्लाउड का ये वीएम है। ये वीएम की सर्विस है और ये स्टोरेज है। ये वीएम सर्विस है, ठीक है, और ये है स्टोरेज। तो जब आप वीएम बनाते हो, ठीक है ना, तो उस वीएम को क्या होता है, रैम चाहिए होता है और सीपीयू चाहिए होता है। तो रैम सीपीयू तो आपने ऊपर में ही सेलेक्ट कर लिया, दो वर्चुअल सीपीयू आपने सेलेक्ट कर लिया, है ना, और आपने 4 GB रैम सेलेक्ट कर लिया। अब हार्ड ड्राइव भी तो चाहिए ना। तो ये इनकी हार्ड ड्राइव है, पूरी पूरी नेटवर्क हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नेटवर्क हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये नेटवर्क हार्ड ड्राइव है। तो इस वीएम को जो हार्ड ड्राइव मिलेगी, वो हार्ड ड्राइव अलग से इस नेटवर्क हार्ड ड्राइव से कट के आके मिलेगी। मतलब वो हार्ड ड्राइव यहाँ रहेगी, यहाँ पे 10 GB का हार्ड ड्राइव भी है। आप 20 GB लोगे तो 20 GB रहेगी, ठीक है ना। अभी 10 GB की हार्ड ड्राइव आप जब लोगे तो यहाँ से कट के आएगी और वीएम पे अटैच हो जाएगी। वीएम अटैच हो गई और इसमें ओएस इंस्टॉल हो गया। तो आपको यहाँ पे जो ये कह रहा है ना, डिलीट बूट डिस्क व्हेन इंस्टेंस डिलीट, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर आप इंस्टेंस को डिलीट करोगे, इस इंस्टेंस को डिलीट करते हो, तो इसके साथ जो हार्ड ड्राइव मिली है वो भी डिलीट यहाँ से हो जाएगी। तो अगर वो भी डिलीट हो जाएगी तो उसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कीप बूट डिस्क करते हो तब क्या होगा, अगर आप कीप बूट डिस्क करते हो तो उस केस में ये होता है कि इंस्टेंस अगर डिलीट करते हो तो इंस्टेंस बट डिलीट होगी, ये डिस्क यहाँ से डिलीट नहीं होगी। डिलीट डिस्क वहां पे अवेलेबल रहेगा। तो डिस्क आप वहां पे अवेलेबल रहेगा, तो इसका फायदा क्या है, इसका घाटा क्या है, ये भी समझ लो। इसका घाटा ये है कि डिस्क का पैसा लगता रहेगा, और फायदा ये है कि डिस्क अवेलेबल है तो उसके अंदर ओएस पड़ा हुआ है। कल को रिस्टोर करने की बात आ गई तो मैं उसी डिस्क को रिस्टोर करके एक नया वीएम फटाक से बना लूंगा, काइंड ऑफ बैकअप। क्योंकि कभी कभी इंडस्ट्री में क्या होता है कि कई बंदे नए नए आते हैं तो वीएम को डायरेक्ट डिलीट करके चले जाते हैं, गलती से डिलीट हो जाती है। अब बाद में पता लगे कि उस वीएम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, वो चाहिए। तो अगर आपने कीप बूट डिस्क का ऑप्शन क्लिक कर रखा है तो इंटरनल डिलीट हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्क वहीं पे अवेलेबल होगी। चलो डिस्क को यूज करके दोबारा इंस्टेंस बना लेंगे। समझ आई बात यहाँ पे, किसी को कोई समस्या, डाउट, पॉइंट समझ आया ये वाला। हम्म, बता देता हूँ, बता देता हूँ, बता देता हूँ। आप ना बहुत बड़े 5 स्टार होटल में गए, कहाँ रहते हो आप, हरियाणा में कोई बहुत बड़ा 5 स्टार होटल का नाम बताओ। आप 5 स्टार होटल में गए, है ना, और एक छोटा होटल था, आप छोटा छोटे होटल में गए। तो छोटा होटल वाला कहता है कि आप छोटे होटल में जाते हो, वहां पे पेमेंट करते हो, अपना रूम बुक करते हो, बाहर आते हो, घूमना होता है तो आप अपनी कैब बुलाते हो, ठीक है। 5 स्टार होटल वाला क्या बोलता है, सर आप आपका आपको ना एयरपोर्ट में मेरी खुद की गाड़ी बुक रिसीव करने आएगी, होटल तक छोड़ेगी, और जितने दिन के लिए होटल आपने बुक किया ना उतने दिन तक एक ड्राइवर और साथ में कार भी मैं आपको रिजर्व करके दे रहा हूँ, जहां मर्जी जाना जाओ। तो फैसिलिटी है सर, इनकी मर्जी है, फैसिलिटी सामने दे रहे हैं, लो भाई, नहीं लेना लो, लेना तो लो, नहीं लेना तो मत लो।
तो 5 स्टार होटल वाला कहता है कि जब आप होटल बुक करोगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा कि आपको ड्राइवर और साथ में कैब चाहिए क्या। तो वही है कि इन लोग सामने आपको दे रहे हैं, बाद में भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है। समझ में आई। क्योंकि एंड ऑफ डे सारी कंपनी कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में ही जाती है। ठीक है। और विदेशों में तो चॉपर आता है आपको रिसीव करने। और बताओ, जिनके, है ना, जिनके होटल जंगलों में होते हैं ना, लोग घूमने जाते हैं विदेशों में, जंगल में होटल होते हैं, तो एयरपोर्ट में आएगा उनका चॉपर बुक आपको रिसीव करने, बैठा के ले जाएगा जंगल में, वहीं जंगल में पहाड़ में एकदम हाई टॉप में होटल होगा, वहीं रुकोगे। और आपको शहर आना है घूमने, वही चॉपर लेके आएगा, शहर में घूमोगे, शाम को फिर होटल जंगल में चलेगा। समझ आ गई। अब देखो ये कह रहा है कि ठीक है, आपका बूट डिस्क को भी इंक्रिप्शन लगाना चाहते हो क्या। देखो यहाँ पे इंक्रिप्शन की ऑप्शन, गूगल मैनेज इंक्रिप्शन की, ये ऑप्शन में करोगे तो गूगल ही मैनेज करेगा इंक्रिप्शन की। आप कस्टमर भी अपना इंक्रिप्शन मैनेज कर सकता है, अपनी खुद की ला सकता है। अगर आप चाहते हो कि गूगल की इंक्रिप्शन की यूज नहीं करना चाहता, खुद की लेके आ जाओ भाई। ठीक है ना। स्नैपशॉट शेड्यूल, स्नैपशॉट भी देख सकते, यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हो। डिस्क नेम, आप इस डिस्क का नाम क्या रखना चाहते हो। यूज कस्टम डिस्क नेम, आप कस्टम डिस्क नेम रखना चाहते हो, या फिर जो आपने वीएम का नाम दिया वही नाम रखना चाहते हो। यहाँ पे देखो, बाय डिफॉल्ट वीएम का नाम है, यहाँ पे यूज कस्टम करूँ, अपना नाम सेट कर सकता हूँ। थोड़ा सा ऊपर जाओ तो देखो, आपने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सेंटोस सेलेक्ट किया, और भी सेलेक्ट कर सकते हो, डेबियन, रेड हैट, सूजे, उबंटू, विंडो सर्वर। सेंटोस लिया तो सेंटोस के वर्जन 8 क्या लेना है आपको। कस्टम इमेज भी आप ले सकते हो। कस्टम इमेज की जरूरत कब पड़ती है, देखो कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी ऑन प्रेमिसेस सर्वर को गूगल क्लाउड में माइग्रेट करना चाहता हूँ। तो मैंने ऑन प्रेमिसेस सर्वर की ओएस की इमेज बना ली, उसको गूगल क्लाउड में ट्रांसफर कर दिया, और उसकी कस्टम इमेज बना लिया, तो कस्टम इमेज यहाँ पे मुझे लिस्ट होने लग जाएगा। तो उस कस्टम इमेज को यूज करके मैं वीएम बना सकता हूँ यहाँ पे। है ना, कस्टम इमेज किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में रखी हुई है या कहाँ रखी, वो सेलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, बोलो। हम्म। हम्म। क्या बोल रहे हो, फिर से रिपीट करो। हम्म। हम्म। हाँ। ऑपरेटिंग सिस्टम का 5 चाहिए। वो यहाँ पे आएगा ना सर आपका, यहाँ देखो सब आता है। डेबियन लिया, डेबियन का क्या चाहिए, सब आ रहा देखो यहाँ। ठीक है। हाँ। आ रहा है ये देखो। दिख रहा है सर। सूझे, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। ये लो।
ठीक है ना। कस्टम इमेज स्नैपशॉट आप क्या कर सकते हो पता है, किसी भी डिस्क बूट डिस्क का स्नैपशॉट आपने पहले से बना के रखा है, तो आप स्नैपशॉट को भी यूज करके वीएम बना सकते हो, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। देखेंगे हम लोग आगे। एग्जिस्टिंग डिस्क, एग्जिस्टिंग डिस्क देखो क्या है, मैंने आपको बताया था ना अभी डायग्राम में, कि आपने अगर कीप बूट डिस्क कर रखा है, तो आप इंस्टेंस डिलीट करोगे तो इंस्टेंस बस डिलीट होगा, बूट डिस्क आपका डिलीट नहीं होगा। तो अगर आपके पास बूट डिस्क पहले से है, तो आप एग्जिस्टिंग बूट डिस्क को यूज करके यहाँ पे इंस्टेंस बना सकते नहीं बना सकते। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे, कोई समस्या नहीं ना। चलो, तो ये सारे ऑप्शन हम लोग देखेंगे। अभी आप लोग सीधे पब्लिक इमेज में आए, सेंड टू एस में क्लिक करें, बस जैसा ऑप्शन है वैसे ही रहने दें, सेलेक्ट कर लें, बस सेलेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी एंड एपीआई एक्सेस, क्या आ रहा, आइडेंटिटी एंड एपीआई एक्सेस, इसका मतलब क्या है, देखो ये गूगल क्लाउड का है पूरा, यहाँ पे गूगल क्लाउड की वीएम की सर्विस है, या स्टोरेज की सर्विस है, या आईएम की सर्विस है, यहाँ पे मान लो लोड बैलेंसर की सर्विस है। वीएम, स्टोरेज, आईएम, लोड बैलेंसर। तो गूगल क्लाउड वाला क्या बोलता है, कल को वीएम को स्टोरेज से कनेक्ट करना होगा, स्टोरेज को आईएम से, मतलब सारी सर्विस आपस में कनेक्ट होंगी। तो सारी सर्विस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक सर्विस अकाउंट रखा है। ठीक है, तो ये वही कह रहा है आपसे कि आप सर्विस अकाउंट बाय डिफॉल्ट आपको बना के देता है, बना भी सकते हो, तो कह रहा है ये सर्विस अकाउंट आपको कनेक्ट करवाएगा एक दूसरे से। आप चाहो तो यहाँ पे नन भी कर सकते हो, नो सर्विस अकाउंट मुझे नहीं चाहिए। अब सर्विस अकाउंट में क्या क्या परमिशन रखनी हो, यहाँ पे देखो परमिशन नीचे आ रही है, अलाउ डिफॉल्ट एक्सेस, क्या अलाउ डिफॉल्ट एक्सेस आ रहा है यहाँ पर। अलाउ डिफॉल्ट एक्सेस का मतलब होता है कि सर्विस अकाउंट के ऊपर जो डिफॉल्ट परमिशन है वो आपको परमिशन मिलेंगी। अलाउ फुल एक्सेस टू क्लाउड एपीआई, वो लोगे। सेलेक्ट एक्सेस टू ईच एपीआई, मतलब मैं चाहता हूँ इस सर्विस अकाउंट से सिर्फ दो पर्टिकुलर सर्विस को कनेक्ट करना चाहता हूँ, वो आप यहाँ पे लिस्ट में सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें हाई लेवल की चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू के तौर पे समझो बस। ठीक है ना, तो अभी मैं वैसे ही कर देता हूँ जैसा था। चलो, अब आ जाओ फायरवॉल में। फायरवॉल में क्या बोलता है, एड टैग एंड फायरवॉल रूल्स टू अलाउ स्पेसिफिक नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, यहां पर अगर क्वेश्चन मार्क में क्लिक करें तो क्या बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट ऑल इनकमिंग ट्रैफिक फ्रॉम द आउटसाइड अ नेटवर्क इज अ ब्लॉक, सेलेक्ट द टाइप ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक यू वांट टू बी अलाउड। फायरवॉल बहुत बड़ी टॉपिक है, अपने आप में आधे घंटे, एक घंटे, 1.5 घंटे का डिस्कशन होगा। अभी इतना समझो कि फायरवॉल में सिर्फ आप अलाउ एचटीटीपी और एचटीटीपीएस करके चलो बस। अब ये जितनी सेटिंग हमने यहां पर की है, ये मिनिमम सेटिंग थी। एडवांस सेटिंग सेलेक्ट करना चाहते हो तो नेटवर्किंग में आओ, फिर ये यहां पे आ जाओ, एडवांस सेटिंग करना चाहते हो तो। ठीक है, तो एडवांस सेटिंग में आया, तो अब यहाँ पे आप नेटवर्किंग सेलेक्ट कर सकते हो। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि आपने अपना कस्टम वीपीसी बना रखा है, आप इस वीएम को किसी पर्टिकुलर कस्टम वीपीसी में लेके जाना चाहते हो, होस्ट नेम सेट करना चाहते हो, कुछ आईपी फॉरवर्डिंग से रिलेटेड कुछ काम करवाना चाहते हो, वो यहाँ पे कर सकते हो। कुछ नेटवर्क इंटरफेस आप लेना चाहते हो, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो आपने जो अभी जो डिस्क सेलेक्ट किया था वो बूट डिस्क था, आप कुछ एडिशनल डिस्क लगाना चाहते हो, ऐड न्यू डिस्क, अटैच एग्जिस्टिंग डिस्क, एडिशनल डिस्क लगा सकते हो। यहाँ पर देखो एडिशनल डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कर सकते हो, सोर्स डिस्क, सारी चीजें, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे डिस्क के टॉपिक में। सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो,
वीएम की सिक्योरिटी से रिलेटेड काम यहाँ पर कर सकते हो। मैनेजमेंट में आ जाओ, मैनेजमेंट में कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग आप कर सकते हो, यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन पास कर सकते हो कि कर सकते हो ये वीएम किस पर्पज से बना रहे हो। डिलीट प्रोटेक्शन इनेबल कर सकते हो। डिलीट प्रोटेक्शन का मतलब देखो क्या होता है, आपने जैसे ये वीएम बनाई, अब ये वीएम आप डिलीट करोगे ना तुरंत डिलीट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि वीएम तुरंत डिलीट ना हो, मैं इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ। तो अगर मैंने डिलीट प्रोटेक्शन इनेबल किया तो आप वीएम को डिलीट करने जाओगे तो वीएम डिलीट नहीं होगी। पहले आपको ये ऑप्शन को अनटिक करना होगा। ये काइंड ऑफ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होता है, ठीक है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ, ये सिक्योरिटी सेफ्टी पॉइंट ऑफ, सिक्योरिटी नहीं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसलिए हम लोग रखते हैं कि कंपनी में कोई नया बंदा ज्वाइन किया मान लो, अब वो नया बंदा गलती से वीएम मान लो राइट क्लिक करके डिलीट कर दो, डिलीट हो गई वीएम, इंपॉर्टेंट थी। तो अगर आपने इनेबल डिलीट प्रोटेक्शन रखा है तो वीएम डिलीट नहीं होगी, पहले आपको अनटिक करना होगा, ठीक है। आप वीएम के ऊपर कुछ स्टार्टअप स्क्रिप्ट यहाँ पे लगा सकते हो। स्टार्टअप स्क्रिप्ट का मतलब देखो क्या होता है, आपने वीएम बनाया, वीएम क्यों बनाते हो, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करने के लिए आप वीएम बनाओगे, उसको एक्सेस करोगे, फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करोगे। मैं वीएम बनाते टाइम ही उसे स्टार्टअप स्क्रिप्ट में सारी कॉन्फ़िगरेशन डाल दूं, जब वीएम बन के तैयार होगी सारी कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर होगी, सारी कमांड यहाँ पे पास कर सकते हो। आप क्या करवाना है बताओ, यहाँ पे अपाचे कॉन्फ़िगरेशन करना, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करानी है सब डाल दो यहाँ पे। क्लियर। चल, ऐसे यहाँ पर देखो मेटा डेटा का ऑप्शन आया है ना। मेटा डेटा में आप वीएम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सेटिंग को इनेबल करना चाहते हो, वो यहाँ पे आप कर सकते हो की वैल्यू डाल के, जो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये आपका अवेलेबिलिटी पॉलिसी है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। सोल टेनेंसी भी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना ऑप्शन को रखो और चुपचाप यहाँ पर क्या करो, क्रिएट में क्लिक कर दो, बस आपकी वीएम क्रिएट हो जाएगी। ये दोनों ऑप्शन जो मैंने आपको बताया ये बाद में डिस्कस करेंगे। बाद में करेंगे। इस वीएम की सेटिंग में मैंने कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड ऐड कर दिया, इसलिए एरर दे रहा है, देखो यहाँ पे ये, ठीक है। तो मैं जल्दी से ना आपको इसको हटा देता हूँ या फिर नया बना लेता हूँ। बाकी सेटिंग तो समझा ही दिया हूँ, है ना। ऐसे ही रखता हूँ यहाँ इसको, ऐसे ही, बस आपको मैं दिखा देता हूँ इमेज चेंज करके, बाकी सब वैसे ही रखता हूँ, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। सारे ऑप्शन तो समझाने के लिए खोला था बस।
देखो वीएम बन गई। इसको एक्सेस कैसे करोगे? एसएसएच दिख रहा है, एसएसएच में क्लिक करना, एक्सेस हो जाएगा। एक्सेस करने के बहुत सारे वे हैं जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या? बता देता हूँ। अभी देखो ये वीएम आ गई, बस काम करो। इस कंसोल को एक्सेस करने के बहुत सारे वे हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सॉरी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जो लेबल है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे वीएम बन गई ना, वीएम के अंदर चले जाओ, ये वीएम में क्लिक करो, देखो यहाँ पे एडिट में क्लिक करो, बाद में वीएम बनने के बाद एडिट कर लो। लो, ये देखो ऐड लेबल आ रहा है, यहाँ से कर लो। सारे तरीके हैं, टेंशन नहीं लेने का बस। तो फिर हम लोग आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सैटरडे को, फिर आगे इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, 2 मिनट का टाइम है। नहीं है डाउट? ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। कल वाली वीडियो मिल गई थी सबको? आज भी मैं अपलोड करके आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। कर दूंगा नमन, आपको भी भेज। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मत करो, अभी मत करो, बाद में करना शाम को। ठीक है, फिर हम लोग स्टॉप करते हैं। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा सेम लिंक में, ठीक है? ओके बाय।